तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और इसके बेस पे जो है ग्राफ वगैरह समझे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग उसमें कलेक्टर प्लेट को बढ़ाते हैं इंटेंसिटी फिक्स करके, तो फोटो करंट इनिशियली बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सैचुरेशन करंट हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए सैचुरेशन करंट अलग अलग होता है। और फिर नेगेटिव में जब हम लोग कलेक्टर प्लेट को अगर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर सबके लिए अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए, ठीक है, सबके लिए जो है सेम अमाउंट ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है, जहाँ पर जिस जिस पोटेंशियल पर करंट जो है फोटो करंट जीरो हो जाता है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी आपसे जो है पूछी जाती है क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अलग सब ये जो है इस तरह से तीन पोटेंशियल है रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है न्यू थ्री वो सबसे ज़्यादा होगी, न्यू टू सबसे कम और न्यू वन सबसे कम होगी। और तीनों ही फ्रीक्वेंसी सभी फ्रीक्वेंसी के लिए है ना सैचुरेशन करंट जो है सेम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लीनियरली वेरी करता है। ये ग्राफ यहाँ ओ से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए होती है। एक मिनट, आवाज कम आ रही होगी ना? आवाज आ रही है अभी ठीक से? यस सर। पहले कम आ रही थी ना? कि ठीक ठीक आ रही थी पहले भी? अरे ठीक आ रही थी सर। ठीक आ रही थी। ठीक है, चलिए ओके। तो कहाँ थे हम लोग कि इसमें दो मेटल था, मेटल ए और मेटल बी। ठीक है, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और ये ग्राफ जो है हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो है लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। उसके बाद इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कंक्लूड किया था। ये भी देखा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मीन्स जैसे ही उसके ऊपर में इंसिडेंट लाइट आई तुरंत वो जो है विद इन नैनो सेकेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक्चुअली देखिए हम लोग अभी वेव ऑप्टिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इस बार मैं छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले फिनिश करने के लिए सोचा ताकि ज्यादा चैप्टर्स खत्म हो जाए तो आपको लगेगा कि जो है ज्यादा सिलेबस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बस एक ही चैप्टर रहता है, यही वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही कि ये क्या कहता है कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट होता है, तो लाइट जो है वो इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बिकॉज लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रांसवर्स वेव में ये जो है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है इस तरह से हम लोग देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और है ना ऐसे ये परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड
आपस में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली जो है वाइब्रेट करता है, ठीक। और इसी तरह से ये जो है लाइट प्रोपोगेट होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज किसी भी मेटल के सरफेस पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर मान लीजिए ये जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो पार्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग वेव की बात करेंगे कि अगर लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में इंसिडेंट करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है, जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर में इंसिडेंट कराते जाएंगे लाइट रेज को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पहले अगर एम्पलीट्यूड इतना था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएंगे जैसे जैसे। तो अगर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इनको जो मतलब जो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसको जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में वो जो है, मतलब जो लाइट रेज आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो इनके ऊपर में जैसे ही पड़ेंगी, ठीक है, जब इसके ऊपर में पड़ेंगी तो इनका जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑसिलेट जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा ऑसिलेशन करने लग जाएंगे, ठीक है, इनके एनर्जी की वजह से। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है उन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, ठीक है, वो जो है इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ देगा, भाग जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैं आपको, समझ में आया कुछ? हम्म, नहीं आया? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, यहाँ से जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट, इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ। लाइट के इंसिडेंट होने से, क्योंकि हम जानते हैं लाइट के पास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जब पड़ेगी, इसका एम्पलीट्यूड जो है, जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक और मतलब जितना ज्यादा हम लोग एनर्जी जो है लाइट रेज की यहाँ पर देंगे, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक, मतलब ये हम सीधी सी बात ये बोल सकते हैं कि हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसकी, ठीक है, बस इतना जान लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर लाइट रेज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब फाइनल यही बात थी जो नहीं बोल रहा था, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और जब इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज वाले की वजह से जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी, वो एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी जैसे ही मिलेगी, हम जानते हैं कि इसको एनर्जी चाहिए, ताकि सफिशिएंट एनर्जी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना सरफेस छोड़ दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ तक आई बात समझ में किसी को कि नहीं आई? आ गया। यस। आगे, ठीक है। हाँ अब देखिए, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा के कर सकते हैं, हाँ या नहीं? जैसे यस जैसे सर। इंटेंसिटी हम लोग इसकी बढ़ाएंगे, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, यस और नो? यस सर। यस। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है,
तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा एमिट होंगे, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हम्म। यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये बताइए कि क्या हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हुआ, कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पढ़ा। नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में एनर्जी मिली, ठीक है। ये जो है लाइट रेज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, उसकी वजह से एनर्जी इसको मिली, इलेक्ट्रॉन निकल गया सीधा। अब यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती थी, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अब रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपने अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। हो रहा है। यस। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, पढ़ा था। इंटेंसिटी को काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं था, हम लोगों ने कल पढ़ा था ये बात, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। कहाँ पर? ठीक है, ये देखिए, अलग अलग कंडीशन में देखिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ जो है डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, इंटेंसिटी से इसको कोई मतलब नहीं था। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ना, अलग अलग इंटेंसिटी थी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, means we can say that kinetic energy is independent of क्या, इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स, है ना, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं वेव पिक्चर में, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो एक बात हमारी जो वहां पर पढ़े थे हम लोग वो गलत हो गई, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। दूसरी बात हम लोग जो पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी गलत हो गई। तीसरी बात कि क्या, ये चीज सोच के देखिए, यहाँ पर इस मेटल के सरफेस पे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बेचारा एक छोटा सा लाइट रे, छोटे से मेटल के सरफेस पे, है ना, ये ढेर सारे लाइट रेज अगर पड़ रही है, सरफेस बहुत छोटा सा होता है, तो ये इतना सा ही जो एनर्जी है वो इतने सारे हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये लाइट, इसके ऊपर में जैसे ही लाइट रे होगी तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा या टाइम लगाएगा? ये बताइए। टाइम लगाएगा। टाइम लगाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर मेटल का सरफेस बहुत छोटा सा है, लाइट रे उस पर जब पड़ेगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने में घंटों लग सकते हैं, इट मे टेक आवर्स और मोर देन आवर्स, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी एमिट फ्रॉम द सरफेस। मीन्स जो हम लोग एक और बात पढ़े थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग, वो भी बात गलत हो गई, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरी ये है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी बात गलत हो गई, ठीक है। फिर frequency of incident radiation saturation current is found to be proportional to the intensity of incident, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब ऑलमोस्ट जो है इसकी सारी बातें जो है गलत हो गई, ठीक है। किसने गलत कर दिया? वेव नेचर को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो अगर वेव थ्योरी को फॉलो करेंगे तो ये सारी जो हम लोग पढ़े थे कल, हर्ट्ज का और लेनार्ड का जो वो एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन था, वो सब गलत हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? पहले पढ़ा फिर गलत हो गया,
और कहानी तो अभी खत्म नहीं होगी, पिक्चर अभी बाकी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए आया कौन, आइंस्टाइन, और इसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्वांटम रेडिएशन की बात इसने करी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, ठीक है, एक न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें न्यू पिक्चर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बाय कॉन्टिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस, जो यहाँ से लाइट रे जो आ रही है, या जो भी चीज आ रही है उधर से सोर्स ऑफ लाइट, उसकी वजह से अभी हम लोग ये देख रहे थे कि इट इज कॉन्टिन्यूअसली, है ना, रेडिएटेड ऑन द सरफेस, बट इट इज नॉट सो, ठीक है। इट इज नॉट, the emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. The radiation energy is built of discrete units, so called quanta of energy. मीन्स ये जो है एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मीन्स गैप रहता है, ठीक है। मतलब ये एनर्जी के पैकेट्स जो है यहाँ से आते हैं, कॉन्टिन्यूसली ये फ्लो नहीं करते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस में हम लोग पढ़े हैं ना पहले, कॉन्टिन्यूस मास और डिस्क्रीट मास। जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है सपोज, या रेक्टेंगल है, तो ये जो है इसके चारों कॉर्नर पे मास रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, डिस्क्रीट मास सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग इसी में अगर सॉलिड क्यूबॉइड की बात करें, सॉलिड क्यूब की बात करें, तो क्यूब, क्यूबॉइड या स्फीयर की बात करें, तो ये जो है कॉन्टिन्यूस बॉडी है। बात समझ में आ रही सबको। तो इसी तरह से ये जो है एनर्जी जो यहाँ पे फॉल करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। दिस इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो ये फिजिक्स जो है ना, पूरा फिजिक्स हम लोग 11th में जब पढ़े थे, दो तरह का होता है, क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होता है, जो हमारे सिलेबस में, 12th के सिलेबस में नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कहलाता है ये कहता है कि ईच क्वांटा ऑफ रेडियंट एनर्जी हैज एनर्जी एच न्यू। जो भी एनर्जी उसके ऊपर में आ रही है, उसके पास में हर एक एनर्जी पैकेट में कितनी एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी है। हर एक पैकेट के पास में एच न्यू है, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग जितना आज पूरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा इंटर रिलेटेड है। सबको दिमाग से ध्यान से सुनते चलिए, सब पूरा चैप्टर ये जो है ना, अगर कल नहीं पढ़े हैं तो आज समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड है पूरा टॉपिक। In photoelectric effect, an electron absorbs a quantum energy for radiation if this quantum of energy absorbed exceeds the minimum energy needed for the electron to escape from the metal, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि मेटल का सरफेस ये है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की सबकी कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज वर्क फंक्शन। जब ये क्वांटम ऑफ एनर्जी एच न्यू इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा से इंसिडेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर देगा। देखिए बात सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि, देखिए इसने, किसी ने क्या कहा कि लाइट एज अ पार्टिकल यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। उसने कहा कि लाइट एज अ वेव इंसिडेंट कर रहा है, बोला नहीं, ना पार्टिकल ना वेव, ये क्या है, क्वांटम, क्वांटम एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ये इंसिडेंट हो रहा है। और फिर अगर ये इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर सकता है। और इसने यहाँ से इक्वेशन दिया कि दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितने के बराबर, एनर्जी इसका जो इंसिडेंट हुआ और उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दीजिए। तो यह है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। इसको इजी वे में समझने के लिए ये समझिए कि आसानी से याद रखने के लिए कि ये जो है इंसिडेंट एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। अब ये एच न्यू जब आएगा, ये दो चीज में डिवाइड होगा। एक तो सबसे पहले इतनी एनर्जी जो है इसके वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए कम से कम। अब वर्क फंक्शन के बाद इसके पास, अब ये जैसे ही वर्क फंक्शन हो गया इसका कंप्लीट, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट करेगा, तो दिस इज के मैक्स, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, क्योंकि ये इसको निकालने के लिए जो वर्क डन है या एनर्जी है, और फिर इसकी जो अपनी एनर्जी है, दोनों के बराबर कम से कम ये जो है इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपको याद रहेगा। वहीं से के मैक्स इज इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या नहीं, ये बताइए पहले। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है ये। दिस इक्वेशन इज नॉन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम तो बताइए, कुछ पूछना है या नहीं? बोल ही नहीं रहे कुछ, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। सब सो रहे हैं क्या? नो सर। सो तो नहीं रहे हैं? नो सर। जागिए जागिए, ठीक है। अरे अभी सोचिए, आपको स्कूल अगर आना पड़ता तब क्या होता। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना पड़ता, फिर आप उठते, तैयार होते, फिर स्कूल आते, कितना टाइम वेस्ट होता था। अभी तो आपको इतना टाइम फ्री मिल रहा है सोने के लिए, तो कम से कम 7:30 बजे तक सो के उठ जाया कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक बात आती है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच न्यू ज्यादा होगी, एच न्यू ज्यादा होगी तो ये तो फिक्स्ड है, समझ रहे हैं ना बात को, ये फिक्स है। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ से आप ये देख ले कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी, ये बात वहां भी आई थी, ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बात भी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब ये कैसे है ये देखिए थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पूरे फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों में, है ना, ये वाला जो टर्म है वो बड़ा होगा, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट, ठीक है। सो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट, ठीक है। और फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू, ये भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट करता है, तो इसलिए फाई नॉट का जो वैल्यू होता है दैट इज एच न्यू नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं फाई नॉट की जगह पे एच न्यू नॉट लिख दें, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट यूज हो गया, जो मतलब प्रूफ हो गया आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, ठीक है। समझ गया ना सब कोई? तो यहाँ से आपका जो है ये अभी मैं आपको बता ही दिया कि जो न्यू नॉट है वो फाई नॉट अपॉन एच के बराबर होता है। तो ग्रेटर द वर्क फंक्शन द हायर द मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वर्क फंक्शन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। ग्रेटर वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि उसके पास उस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए उसके सरफेस से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद फिर in this picture intensity of radiation as noted above is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time, ठीक है। इंटेंसिटी कैसे? इंटेंसिटी यहाँ पर क्या समझेंगे आप? इंटेंसिटी का मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पर यूनिट क्वांटा, है ना, नंबर ऑफ क्वांटा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, जितनी ज्यादा एक पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा एनर्जी पैकेट्स होगा, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। और ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग एन एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल, ठीक है। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। समझ में आई बात कि ये एनर्जी पैकेट्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जितने ज्यादा फॉल करेंगे मेटल के सरफेस पे,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी है ना उतना ही तेजी से निकलेगा, मीन्स फोटो करंट बढ़ेगा। सो वी कैन से दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर, आ गया। ठीक है। So whatever may be the intensity, the number of quanta of radiation per unit area per unit time, photoelectric emission is instantaneous। जैसे इसके बारे में ये क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा है, जैसे वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो जैसे ही यहाँ से इंसिडेंट किया क्वांटा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, यहाँ पर क्या था, के मैक्स। के मैक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो आप देखिए यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हो गई एच अपॉन न्यू, एच अपॉन ई और माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, देखिए ये जब आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, ठीक है, तो मार्केट में जो है थोड़ा हंगामा मच गया। ठीक, वहीं पर एक मिलिकन नाम का भी एक और साइंटिस्ट था। ठीक है, उन्होंने 1905 में ये इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने, और ये बेचारे 1906 में से लेके 1916 तक, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ इन्होंने किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका बस सिर्फ एक ही एम था कि डिस्प्रूविंग द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मीन्स मिलिकन का ये एक सपना था कि हम आइंस्टाइन को किसी भी तरह से गलत कर दे, इसकी बातों पर उसको विश्वास नहीं था। ठीक है, तो कैसे किसी को अगर आपको गलत करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसके ही एक्टिविटीज में दखल अंदाजी करते हैं कि नहीं? जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो आप किसी को गलत प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपको उसकी एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन का जो सिंपल सा बेचारा छोटा सा एक प्यारा सा एक इक्वेशन था, के मैक्स इज इक्वल टू, है ना, एच न्यू माइनस में फाई नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ उस मिलिकन ने छेड़छाड़ करना शुरू किया। उसी छेड़छाड़ का नतीजा ये इक्वेशन आया। ठीक है, मिलिकन ने ये एक इक्वेशन, मतलब उसी की वैल्यू को पुट पाट करके ये बना दिया। ये तो अभी आपको मैंने समझा ही दिया कहाँ से आया। अब उसने बोला कि देखो भैया, मेरे को मैथ्स आती है, ठीक है, और मैंने मैथ्स 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है। स्ट्रेट लाइन में ये जो है एक इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y एक्सिस और x एक्सिस को लेके उसने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, y एक्सिस पे यहाँ पर कौन आ गया, वी नॉट, और x एक्सिस पे कौन आ गया, फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का उसने ग्राफ प्लॉट किया। और ये c जो होता था, इसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, और ये माइनस फाई नॉट है, तो इसलिए नेगेटिव इंटरसेप्ट है यहाँ पर। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ये जो डिस्टेंस है, ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझिएगा, बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इस ग्राफ से रिलेटेड। ये इसका इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट है, जिसको हम लोग c बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। c को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो m है, ये इसका स्लोप होता है, और आप देखिए यहाँ m की जगह कौन ले रहा है, h अपॉन ई। तो इसका जो स्लोप हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, h अपॉन ई इज द स्लोप। इसका जो स्लोप हो गया, दैट इज h अपॉन ई। ठीक है, इस बेचारे ने जब ये ग्राफ प्लॉट किया और स्लोप इसका फाइंड किया, स्लोप होता है टेन थीटा, ये इसका क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन देख लिया। ठीक है, और इसने इसका स्लोप मेजर कर लिया। ठीक है, कितना आया, टेन थीटा से। ठीक है, अब ये स्लोप को क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया और h अपॉन ई रख दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसको लग रहा था कि हम जो है यहाँ पर इस स्लोप की वैल्यू पुट कर देते हैं और ई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो m इंटू ई जो है वो, ये h तो फिक्स है, h क्या है आपका, व्हाट इज h, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। तो इस h की वैल्यू जो है आ जानी चाहिए। ठीक है,
और अगर नहीं आई तो फिर मैं जीत गया, आइंस्टाइन हार गया, ठीक है। लेकिन बेचारा जब ऐसा पुट करके देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखा, बेचारे का मूल अटक के अपने जैसा हो गया। उसकी वैल्यू लगभग लगभग प्लैंक कांस्टेंट के ही बराबर आ गई, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट, इतने सारे 10 साल के एक्सपेरिमेंट में उसने बस इतना ही देखा कि आइंस्टाइन ने जो भी बोला था वो प्रूफ हो गया, वो सही हो गया। सो मिलिकन इन 1916 मिलिकन प्रूव दैट वैलिडिटी ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग इट। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखिए इतने अच्छे से एनसीईआरटी लिखता है, पता है मैं कितनी सारी बुक्स पढ़ा हूँ इन सब से रिलेटेड, इवन ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, कहीं पे ये सब इतने अच्छे से प्यारी सी बातें नहीं लिखी हुई है जितना अच्छा एनसीईआरटी लिखा है। मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग को एनसीईआरटी पढ़िए बार बार, इतने अच्छे से किसी भी बुक में समझा के नहीं लिखता है, ठीक है। बट ये है कि इसको समझाने वालों की ताकत होनी चाहिए। एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कोई समझता नहीं है, कोई ढंग से पढ़ता नहीं है और कोई समझाता नहीं है। चलिए, so the successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis of light quanta and experimental determination of values of h and phi naught। अच्छा, यहाँ से phi naught की वैल्यू पता कर सकते हैं हम लोग कैसे? ठीक है, यहाँ से भी देखिए, इसके ऊपर में बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये है इसका y इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पे कितना ये डिस्टेंस कट करता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये निकाल लिया ग्राफ से, ये डिस्टेंस कितना है। अब इसकी वैल्यू होती है c, ठीक है, और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन ई। तो आप देख लीजिए, ई से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये जो इंटरसेप्ट आया इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके वर्क फंक्शन के बराबर आ जाएगा। यानी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वहां से प्लैंक कांस्टेंट भी आ जाएगा और फाई नॉट वर्क फंक्शन भी आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक। सो मिलिकन वेरीफाइड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विद ग्रेट प्रिसीजन for a number of alkali metals over a wide range of radiation frequencies। बेचारा एक से हार नहीं माना, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का इंसिडेंट रेडिएशन कराया, ठीक है, अलग अलग अमाउंट ऑफ उसने ये सब वो करके देखा। फाइनली हर कंडीशन में बेचारे को जो है वर्क फंक्शन मिल गया उसको, अल्कली मेटल का जितना होता है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट तो मिल ही रहा था। तो बेचारा नाराज हो गया, बोला आइंस्टीन भैया आप ही जिंदाबाद रहो, ठीक है, मेरे को नहीं कुछ करना है। तो ये सारी बातें थी। तो अब इसमें आई थिंक इधर ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि द पार्टिकल वाज, हाँ, ये जो पार्टिकल्स जो यहाँ से है ना, definite value of energy as well as momentum is a strong sign that light quantum can be associated with a particle and this particle was later named a photon। तो जो ये जो लाइट रेज जो थे ना, ये जो आ रहे थे एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स जो इंसिडेंट कर रहे थे, ठीक है, उसका आगे चल के नाम दे दिया क्या? फोटोन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, फोटोन जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिएशन नहीं करता और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है। सो द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट वाज फर्दर कंफर्म्ड इन 1924। तो आइंस्टाइन ने तो इसको बोला था कि ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, और बाद में 1924 में कंफर्म कर दिया गया कि एनर्जी पैकेट्स जो है एक पार्टिकल है, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम फोटोन के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो कंफर्म हो गया 1924 में। ये किया था किसने? कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? एक्सरेज, है ना, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो A.H. कॉम्पटन ने ये सब करके, ठीक है, ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है। और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसका जो थियोरेटिकल फिजिक्स था उसका जो इसने मतलब दिया था, उसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला। और बेचारा
ठीक है। इसी गुस्से में 1923 में मिलिकन ने भी नोबेल प्राइज ले लिया, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो E/m रेशियो था ना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी पे इसको मिला था, ठीक है। सो फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ठीक है, रेडिएशन विथ मैटर, ये मैटर है, ये रेडिएशन है। द रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो फॉल कर रहे हैं फोटॉन्स है। एंड ईच फोटोन हैज एनर्जी, जितने भी फोटॉन्स है सबकी एनर्जी कितनी है, h न्यू है, ठीक है। और मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हम लोग पढ़े EM वेव्स में, दैट इज U/c, यानी कि h न्यू बाई c, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये ट्रेवल करता है सारे फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ई इतना, मोमेंटम इतना हो गया, वॉट एवर विद इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ, ये सब पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, न्यूट्रल होते हैं ये, ठीक है। और फिर दूसरा, नेक्स्ट, फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यानी कि जैसे ये फोटोन आया किसके ऊपर पड़ा, इलेक्ट्रॉन पे, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ये जो आया, ठीक है, ये पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फोटोन का मतलब ये कंजर्व कर दिया। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, बट टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। ये फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से एक न्यू फोटोन क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है क्या बोलते हैं, कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे ये सब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, 11.1 2, ठीक है। अभी तो आप लोग केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए मन लगा के, इसको हम लोग बाद में जब नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी, अभी 10-15 दिन के लिए तो जब तक प्री बोर्ड है नहीं क्लास होगी, ठीक है, बाद में हम लोग ये मिल के इन सारे एग्जाम्पल्स को कर लेंगे। अभी आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़िए, ठीक है, बस आज खत्म करना था। नेक्स्ट आता है वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ मैटर में अगर मैं इसको थोड़ा टाइम कम होने की वजह से बस आपको शॉर्टकट में इसको फिनिश कर देता हूँ कि डी ब्रोगली नाम का एक जो है साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका पूरा नाम था लुइस विक्टर डी ब्रोगली, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डी ब्रॉय, ठीक है। 1892 से 1987 के बीच में इन्होंने जो है क्या किया, बहुत सारे बोल्ड हाइपोथेसिस वगैरह सब दिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो भी मैटर है वो इट शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है। मतलब ये इन्होंने जो है क्या किया, इसका जो मेन काम है डी ब्रोगली का, इसलिए इसको जाना जाता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ लाइट, ये जो लोगों का कंफ्यूजन था, है ना, इसको ये इन्होंने दूर किया। इन्होंने क्या कहा, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सो ऑल द मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है। तो क्योंकि ये उसने कहा कि नेचर जो है सिमेट्रिकल होता है एंड द टू बेसिक एंटिटीज मैटर एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर, ठीक है, समझ गए। सो द रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट्स, सो शुड द मैटर, जब रेडिएशन जब डुअल एस्पेक्ट यानी कि पार्टिकल और वेव दोनों की तरह होता है, तो मैटर भी जो है वो भी दोनों ही तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनर्जी और मैटर और एनर्जी आपस में को रिलेटेड होते हैं। So de Broglie proposed that the wavelength associated with a particle of momentum p is given by lambda is equals to h upon p. उन्होंने क्या कहा, जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब जो है वो भी बिहेव करेंगे वेव की तरह, और उसका जो हर एक का पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा दैट इज इक्वल टू h अपॉन p के बराबर होगा, तो h अपॉन mv हो गया, ठीक है। उन्होंने ये रिलेशन दिया, इसको इस रिलेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन, है ना। और जो वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और दिस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है।
उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया और बताया। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। उन्होंने P इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं जो मोमेंटम होता है, ठीक है, ये कहाँ से लाया देखिए अपना इक्वेशन को। P इक्वल टू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े हैं, U बाई सी होता है, और यहाँ भी पढ़े थे। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले P इक्वल टू, कहाँ गया वो, है ना, P इक्वल टू U बाई सी, एच न्यू बाई सी, एनर्जी अपॉन P। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू U बाई सी यानी कि एच न्यू बाई सी, ठीक है, ये जानते हैं, ये वाला यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ से देखिए एच अपॉन पी कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इतना। तो यहाँ से ये एच को इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी। तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू हो जाएगा। और वन बाई न्यू क्या होता है, ठीक है, सॉरी, सी बाई न्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा, है ना, क्योंकि सी इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा इंटू न्यू, है ना, वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ से सी बाई न्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहीं से इसने जो है डिराइव करके बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो वेव की तरह बिहेव करेगा और उसका वेवलेंथ कितने के बराबर होगा, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका मोमेंटम के बराबर होगा। इस चीज को उसने प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लिया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको लगता है कि जैसे एक बॉल जो है, जो क्रिकेट बॉल जो आप लोग खेलते हैं, ठीक है, ये बॉल जो है पार्टिकल है, वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, लो देखो, हम मान लेते हैं बॉल का जो मास है वो 0.12 kg है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, क्योंकि सीबीएसई ने एक बार क्या किया, यही क्वेश्चन सीधा उठा दिया, और किसी भी बुक में ये चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि आप एक एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाइए कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये चीज समझाया है यहाँ पे। एक बॉल ले लिया, उसका मास जो है 0.12 kg है, और वो बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक। इससे इतना ही चलेगा ना, एक बॉल को आप फेंकेंगे 20 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। बोला कि देखिए आपको लग रहा होगा ये बॉल जो है एक पार्टिकल है, वेव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बोला चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो वहां से मोमेंटम निकाल लिया, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ गया 2.4 kg मीटर पर सेकेंड। अब फिर बोला इसको प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड, प्लैंक कांस्टेंट में इसको डिवाइड कर दो, तो h बाई पी कर दिया, ये आ गया कितना, 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। तो इसका वेवलेंथ हो गया। अब सोचिए बॉल जो मूव कर रहा है पार्टिकल की तरह, इसका वेवलेंथ जो है, ठीक है, ये वेवलेंथ आपको इतना 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। अब हम लोग यहाँ सिंपल सी बात है, 10⁻6 जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, ये 10⁻9 को भी नहीं देख सकते, -34 है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। सो इन्होंने इसलिए ये कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका जो वेवलेंथ इतना कम होता है कि वो हम लोग उसको डेली लाइफ में, है ना, इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट, and this is the reason why macroscopic objects in our daily life do not show wave like characteristics। है उसके पास, वेव की तरफ बिहेव करेगा, बट हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए जस्ट सेम उसी तरह से अगर ऐसे पार्टिकल्स जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है कि पी की वैल्यू जो है वो, मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही, है ना, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस जब मोमेंटम कम होगा, ठीक है, तो जैसे उसमें क्या था, मास इंटू, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, मास इंटू वेलोसिटी। तो सी स्पीड ऑफ लाइट अगर मतलब ज्यादा होगी तो ये जो है क्या होगा, वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। मीन्स कोई जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग को दिखाई देते हैं, उनका वेवलेंथ इतना कम होता है, नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, वेव उसका कैरेक्टरिस्टिक, बट एक्चुअली में वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उसी के बाद, ठीक है, ये एग्जांपल आपको लिख देना है। उसके बाद आता है एक डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप एक हेडिंग डाल देंगे इस जगह पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक नया हेडिंग डाल देंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन का हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इज ई वी नॉट होती है, ठीक है, ई इंटू वी नॉट।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और हम लोग दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का पढ़े, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट जो है वो है पोटेंशियल, और यहाँ पर वी जो है वेलोसिटी है। और इसमें हम लोग मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हो गया दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो अब ध्यान से दिखेगा, ये के उधर चले जाएगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2m के, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो मोमेंटम यहाँ से क्या हो गया अंडर रूट 2m के, और के की जगह पुट कर दीजिए ई इंटू वी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी की जगह पे हमने ये रख दिया 2m के या 2m ई वी, ठीक है। तो ये जो है किसका हो गया अब सब कुछ इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू पता है, तो ये जो वैल्यू आ जाता है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर के बराबर आ जाता है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, ठीक है। और जो v है वो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट, उसी एक्सपेरिमेंट से सारा देखिए इंटर रिलेटेड है। समझ गए सब कोई बात को, कैसे कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन की पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी को फिर मोमेंटम में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें एच अपॉन पी होता है तो मोमेंटम लाना था, मोमेंटम रख दिया, बस वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसके बाद यहाँ पर जो है ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जल्दी से इसको देख लेते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक होता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने दिया था, बाकी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बतानी होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, बट हमारे पेपर में इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा नहीं आता है, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहता है कि जो डेल्टा एक्स, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, ये जो होता है दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस के बराबर होता है, एंड दिस एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी आती है, वो सब चीज इसमें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये सब हमारे पेपर में कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक। तो बस आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम एग्जैक्टली, एक टाइम पे ना ही हम लोग उसका पोजीशन ना ही मोमेंटम बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, दैट इज एच क्रॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू अगर इंफिनिटी है, यानी कि चेंज इन पोजीशन जो है उसका, ठीक है, इंफिनिटी है, ठीक है, तो सॉरी डेल्टा एक्स टेंड्स टू अगर 0 है नॉट इंफिनिटी, ठीक है, मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का पोजीशन अगर डिफरेंस ऑफ पोजीशन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, वो इंफिनिटी के बराबर होगा, ऑलमोस्ट इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा पी टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, इस सब को आपको ध्यान में रखना है, इफ डेल्टा पी टेंड्स टू 0, तो इन दैट कंडीशन द चेंज इन पोजीशन मस्ट बी इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जब 0 हो रहा है तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, पोजीशन अगर निकल गया तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम निकल गया तो पोजीशन नहीं। लेकिन जब दोनों ही नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी पे थोड़ा सा बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी वगैरह सब आ जाता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस, मींस इट्स पोजीशन अनसर्टेनिटी इज इनफाइनाइट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, विच इज कंसिस्टेंट विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इन्होंने जो है कंफर्म करा, किसने, बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी ने, ठीक है। यही सब बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।
इसमें एक और टॉपिक है, दिस इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट इन सिलेबस इन 2020-21, ठीक है। सो इतना हमारा फिनिश हो गया। इसके ऊपर में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब फ्री होके पढ़ेंगे तो, ठीक है। बाकी आप लोग